सीएम तीरथ रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी उन्होंने दिल्ली में कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की। सुबह तीरथ सिंह रावत मुलाकात के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड को लेकर काफी चर्चाएं की। इसके बाद वो कृषि भवन गए, जहां पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात की। यहां पर उन्होंने उत्तराखंड में कृषि के विकास को लेकर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात की, जो फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। इसके बाद सीएम रेल भवन पहुंचे और यहां पर उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। तो दूसरे दिन मुलाकातों का एक लंबा सिलसिला चला और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीएम तीरथ रावत की रेल मंत्री के साथ बैठक खत्म हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के लिए निर्माण भवन पहुंच गए हैं सीएम तीरथ रावत पहुंचे हैं। सीएम तीरथ की केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह के साथ बैठक शुरू हो गई है। और अविनाश का हम सीधे रुख करते हैं, दिल्ली से अविनाश जुड़ गए। अविनाश, किन किन लोगों से मुलाकात हुई और इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचे हुए हैं, जहां पे उनकी मुलाकात पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से चल रही है। प्रदेश में किस तरीके से पर्यटन उद्योग को आगे लेकर जाना है और जिस तरीके से कोरोना काल में खासतौर से पर्यटन उद्योग को काफ़ी क्षति लगी है और कई सारे उद्योग लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, तो इसको लेकर केंद्र सरकार के मंत्री के साथ बातचीत चल रही है। वहीं अगर आज मुलाकातों के सिलसिले की बात करें तो काफ़ी लंबी मुलाकात आज उनकी रही है रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ, जहाँ पे अगर बात करें तो खनन योजना की लेकर बातचीत हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक खनन जो है फ्री में देने के लिए कहा। तमाम सारे जो लोग हैं उनको जो खाद्य सामग्री है उसको फ्री में देने के लिए कहा, तो इसको लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को लेकर बातचीत हुई और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां पे सिंगल रेलवे लाइन है, वहां पे रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने को लेकर बातचीत हुई। वहीं अगर बात करें तो फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, जहां उन्होंने शहरी विकास को लेकर तमाम सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। खासतौर से देहरादून में जो स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत जो तमाम सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उसको लेकर बातचीत की कि कैसे 2022 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर दिया जाए और उसको लेकर जो अधूरी योजना है उसको पूरा किया जा सके। वहीं अगर बात करें तो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वो पोस्ट कोविड के चलते एम्स में भर्ती है और उनको देखने के लिए भी मुख्यमंत्री एम्स पहुंचे, वहां पर उनका हालचाल जाना, स्वास्थ्य के बारे में जाना। इसके अलावा अगर बात करें तो उसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई, जहां पे उन्होंने बागवानी को लेकर बातचीत की, क्योंकि उत्तराखंड में तो प्रदेश के एक बड़ी जो है खेती मानी जाती है, तो वहां क्षेत्र के विकास के लिए मुलाकातों का यह सिलसिला चल रहा है। नजरें बनाए रखिएगा। अविनाश, आपके पास आएंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। दोपहर 1:30 बजे सीएम तीरथ रावत कृषि भवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में बागवानी और खेती को लेकर सीएम तीरथ रावत की कृषि मंत्री के साथ लंबी बैठक हुई। यहां पर सीएम तीरथ रावत ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में जो अनुदान सरकार की ओर से मिलता है उसे हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% किया जाए। वहीं परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में पहले 10,000 जैविक क्लस्टरों को अनुमति दी गई, जिसमें से 3900 क्लस्टर्स में जैविक कृषि संबंधी काम पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने कृषि मंत्री से बाकी बचे 6100 क्लस्टर्स को आवंटित करने की मांग की है। वहीं सीएम तीरथ रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की, जो एम्स में भर्ती हैं। सीएम ने उनका एम्स जाकर हाल जाना, इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। मेरी भगवान बद्री विशाल से कामना है कि आदरणीय निशंक जी शीघ्र स्वस्थ होकर देश हित के कार्यों में संलग्न हो। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाही पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर कल नैनीताल कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसकी जानकारी अधिकारियों की ओर से उन्हें नहीं दी गई। आपको बता दें कि कल 3 जिलों में चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सुबोध उनियाल ने बयान दिया था, लेकिन कोर्ट की तारीख के बारे में जानकारी मिलने के बाद इस फैसले को पलटा गया। सतपाल महाराज ने कहा कि यह सारा कंफ्यूजन
अधिकारियों की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को वक्त पर इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए थी। देखिए, जब तक एसओपी नहीं आएगी हम लोग कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। एसओपी के बाद ही घोषणा करते हैं। आप लोगों को रहता है कि जल्दी से ये चारधाम शुरू हो। मैंने पहले भी कहा था, इसके लिए हम काफ़ी बार हमने कहा कि भाई इसके अंदर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसके अंदर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, इसके अंदर आईसीयू बनाए जाएं, ये सब की बात हमने कही थी। अब जो निर्देश मिलेगा एसओपी का, उसी के मुताबिक यात्रा शुरू होगी। और चारधाम की यात्रा की बात तो काफ़ी लंबे अरसे से हो रही है। आपको पता, बार बार हमने मीटिंग भी ली, वर्चुअल भी मीटिंगें ली हैं, और हमने मंदिर के पट भी खुलवाए हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार पूजा भी हो रही है। तो हमारी पूरी ये था कि भाई जल्दी खुलेगी और उसको हम चालू करेंगे। तो एसओपी आई नहीं, मैं समझ संवाद होना चाहिए, मैं समझता हूँ। चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर सरकार और प्रशासन का चाबुक चलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार ने 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में चारधाम शुरू करने का फैसला अचानक ही वापस ले लिया। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि ये सरकार, जैसे पहले त्रिवेंद्र जी की सरकार में होता था कि एक दिन में 3 बार जीओ इशू होते थे, उसी परिपाटी पे ये सरकार भी चल रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। एक मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, शासकीय प्रवक्ता कुछ कहते हैं। इस पूरी सरकार में कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, कोई जिम्मेवार बयान देने वाली स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि चारधाम यात्रा होनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में एक जीवन यापन के लिए भी लोगों पे बहुत ज़रूरी है। जो लोग केवल इन्हीं के ऊपर जिनकी जीवन यापन है, उनको भी देखना है। और हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां पर आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के डीएम ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों की समिति बनाई गई है। आरोप है कि एक निजी टेस्ट लैब ने कोरोना टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कराकर कोरोना टेस्ट करवा दिए। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट लैब सवालों के घेरे में, जिसने कुंभ में आए श्रद्धालुओं की कोरोना जांच की थी। आरोप है कि प्राइवेट लैब ने फर्जी तरीके से कोरोना जांच की और मेला प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाने की कोशिश की गई। कोरोना टेस्ट करने वाली प्राइवेट लैब पर उठे सवाल। एक ही फोन नंबर पर कई श्रद्धालुओं की जांच कर डाली। एक घर के पते पर सैकड़ों लोगों की जांच की गई। पंजाब के उस युवक की रिपोर्ट बना दी जो कुंभ में आया ही नहीं। युवक ने इस बात की शिकायत आईसीएमआर में दर्ज कराई है। आईसीएमआर ने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। 2021 के हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंगर ने बताया कि प्राइवेट लैब की ओर से गलत डेटा देने का मामला सामने आया है। वहीं सीएमओ ने बताया कि कुंभ मेले में 24 लैब से कोरोना की जांच कराई गई थी और आरोपी प्राइवेट लैब को भी अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। काफ़ी लैब हैं, इसमें पैनल थी सीएमओ साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से, दोनों तरफ से जाँच की गई है। ऐसे संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के लिस्टा में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। देखना पड़ेगा कि कितनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, इसीलिए उस संबंध में अभी कुछ भी बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है, तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा, तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। डीएमसी रविशंकर ने बताया कि कुंभ मेले में प्राइवेट लैब की गड़बड़ी का जो मामला सामने आया है, उसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी में बनी समिति कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी, 3 लोगों का इसमें कमेटी है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी, उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच में तो यही लग रहा है कि महज चंद रुपयों की खातिर प्राइवेट लैब ने कोरोना का गलत डाटा भी प्रशासन को दे दिया, जिसका मकसद इसके बदले मोटी रकम कमाना था। हालांकि मामले के खुलासे के बाद फिलहाल उनका ये मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा है।
ऐसे में उम्मीद यही है कि प्रशासन भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए रोहित की रिपोर्ट। वह इस मामले पर क्या उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं, सुबोध उनियाल कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। इस तरह की शिकायतें जब आई, मैंने स्वयं ऋषिकेश के एक चेक पोस्ट पर छापा मारा था। अब वहाँ पर एक ही आईडी की 5 RT-PCR रिपोर्ट दिखाई दी नेगेटिव, और जब मालूम हुआ कि ये आधा घंटे के अंदर RT-PCR रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो शक होना स्वाभाविक था। ऐसे में जब पूरी जांच की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जिस कंपनी को वो चेक पोस्ट पे चेकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी उसको भी तत्काल से ब्लैकलिस्ट करके उसको बाहर कर दिया गया। हल्द्वानी में भाजपा राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पत्रकारों के साथ बात की। उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिर से उत्तराखंड में भाजपा सरकार ही आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ दोबारा भाजपा को जिताएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ भी की। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रदेश सरकार तमाम विभागों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए खुद उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से बात कर उन्हें अहम सुझाव दिए हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि भले ही कोरोना से पर्यटन को काफी नुकसान हुआ हो, लेकिन जल्द से जल्द पर्यटन कारोबार को राज्य में पटरी पर लाया जाएगा। हम सारे लोग, क्योंकि मैं तो राज्यसभा का सांसद हूँ, जो लोकसभा के सांसद हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो 7 सांसद हैं उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के, जो आमतौर पे क्योंकि विधायक चुनाव लड़ेंगे, बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। तो हम 7 लोग मेहनत करके, सातों के सातों सांसद मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः इसी बहुमत के साथ, इससे बेहतर बहुमत के साथ जिताने के लिए। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होना जारी है। देहरादून में आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और कर्नल कोठियाल ने रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुमन तिवारी रुद्रप्रयाग जिले के कांग्रेस अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के महामंत्री रह चुके हैं। सुमन तिवारी के आप का दामन थामने के बाद कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। लगातार जिस प्रकार से हमारे युवाओं का जो संघर्ष, परिश्रम, जो मेहनत है, कांग्रेस पार्टी में उसको दरकिनार किया जाता है। हमारे ऐसे प्रत्येक पूरे प्रदेश में हर जनपद में हमारे युवा, जिनसे हमारी पार्टी में रहते हुए बातचीत होती थी, ऐसे हर जगह जो युवाओं को, जिन लोगों ने परिश्रम किया, जिन्होंने मेहनत करी, और उन युवाओं को अचानक चुनाव के दौरान, चाहे वो नगर निकाय में हो, चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव में हो, उनको दरकिनार किया जाता है। उनकी जो कई सालों की मेहनत पर जो पानी फेरा जाता है, वो अचानक नए प्रत्याशी को, चाहे वो किसी भी चुनाव में, उन्हें उतारा जाता है, जिसकी कोई भी उस क्षेत्र में कोई सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई भी सेवा नहीं होती। इसलिए कांग्रेस का दामन मैंने छोड़ा कि युवाओं की वहाँ पे कोई कदर नहीं है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रुड़की पहुंचे। यहां पर वो सीधे मंगलौर इलाके में मौजूद कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के घर गए। काजी निजामुद्दीन की मां का हाल ही में निधन हो गया था, जहां शोक प्रकट करने के लिए सचिन पायलट आए और यहां पर उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए उसे कांग्रेस पर भरोसा है, जो कि सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करती है। ये भूमि उत्तराखंड में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तराखंड की रूलिंग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने से उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। जो पिछले पौने 5 साढ़े 4 साल में हालात पैदा हुए हैं और आने वाले चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए यहाँ का प्रत्येक मतदाता भारी बहुमत के साथ कांग्रेसी सरकार निर्माण करेगा। मसूरी में अपने परिवार के साथ घूमने आए रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की बदसलूकी का मामला सामने आया। दरअसल प्रदीप बत्रा रुड़की की मॉल रोड पर अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। यहां पर दरोगा नीरज कटैत ने उन्हें मास्क के बिना घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के लिए टोक दिया। दरोगा के टोकने पर विधायक प्रदीप बत्रा उनकी बेटियों को गुस्सा आ गया और वहीं दरोगा की बात न मानने पर इनका चालान किया गया। विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान नहीं पकड़ा, उल्टे 500 रुपए नोट दरोगा पर फेंक दिया। आप तस्वीर देखिए और नशा देखिए विधायकी का। क्या नाम आपका? वो भाई हेलो मिस्टर इधर आओ।
तो वहीं चालान कटने के बाद भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने पूरे प्रकरण को काट छाट कर पेश किया है। सिर्फ एंड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया है। पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं, हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि वो किसी भी बात में नहीं पड़ना चाहेगा। वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ, तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया। तो मेरा पुलिस से आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड वापस किया जाए। जोशीमठ में उक्रांद ने देवस्थानम बोर्ड का जोरदार विरोध किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने जोशीमठ में मौजूद नरसिंह मंदिर में प्रदर्शन हुआ। यह विरोध प्रदर्शन सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ किया गया। यहां पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम के लिए देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो आंदोलन आगे उग्र हो जाए। उत्तराखंड में नैनीताल के प्रतिष्ठित कैंची धाम मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल के चलते बेहद सादगी से महाराज नीम करौरी को भोग लगाया गया। इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर रोक लगी रही। मंदिर के बाहर ही प्रसाद का वितरण किया गया। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मार्ग पर कैंची धाम है। मंदिर में हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में भंडारे का आयोजन होता है। साल 2020 से पहले हर वर्ष 15 जून को देश दुनिया के लाखों लोग महाराज को भोग लगाते थे। उसके बाद ये प्रसाद बंटता था। बीते साल 2020 और इस वर्ष मंदिर प्रबंधन ने कोरोना प्रोटोकॉल के चलते आगमन पर रोक लगा रखी है। भक्तों के आज मंदिर प्रबंधन ने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ साफ सफाई का ध्यान रखा। बागेश्वर के शामा तहसील के रटकुला इलाके की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। यहाँ पर पर्वतीय इलाके में रहने वाली महिलाएं सिर्फ गरीबी का ही दंश नहीं झेल रही हैं, बल्कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए खुद बैल बनकर पहाड़ पर छोटी सी खेती को जोतना पड़ता है। इससे ही उनका घर चलता है। आप देखिए, महिलाएं बैलों की भूमिका में हैं, लेकिन मामूली अनाज की पैदावार के लिए ही महिलाओं को बैल बनकर अनाज के लिए खेत जोतना पड़ रहा है। लोगों की माने तो सरकारी योजनाओं का फायदा भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ पर संचार व्यवस्था भी नहीं है, अधिकारियों तक पहुंच हो नहीं पाती है। अभी पूर्ण रूप से मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह से कोई प्रकरण अगर चल रहा है, हो रहा है, तो हम उसका संज्ञान लेंगे। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि कृषि विभाग के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग आर्थिक रूप से कठिनाई के कारण, अपनी गरीबी के कारण बैल जोड़ी का पूरे वर्ष में लालन पालन नहीं कर पाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और उन्होंने बैल पालना छोड़ दिया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारे पास कृषि संयंत्रों को अनुदान में देने की व्यवस्था है और कृषि विभाग प्रतिवर्ष उसमें अनुदान में पावर वीडर दे भी रहा है। और देहरादून वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण में कमी देखते हुए सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि बाजार हफ्ते में 3 दिन खोलेंगे और इसके साथ ही सिटी परिवहन भी शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 22 जून तक बढ़ा दिया गया है और कई रियायतें देने की कोशिश की गई है। हालांकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो बाज़ारों को भी खोला जा रहा है। आज बाज़ार बंद हैं और बड़ी बात यह है कि जो ऑटो विक्रम और तमाम 3 व्हीलर थे उनको आज से चलने की परमिशन दी गई है। लेकिन क्योंकि बाज़ार बंद है इसलिए तमाम ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। ये ऑटो विक्रम वाले इसी तरह से खड़े हुए हैं। इनका जो संचालन है तकरीबन 1.5 महीने बाद शुरू हुआ है। ये विक्रम 3 व्हीलर और जो ई रिक्शा हैं उनको चलाने की परमिशन आज से दी गई है और तमाम जो ऑटो विक्रम वाले हैं वो सवारियों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सवारियां नहीं आ रही हैं, बाजार बंद है। इसके अलावा तमाम तरह की दिक्कतें पिछले दौरान रही हैं। उनकी ऑटो वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। बस अब सवारियां मिल रही हैं नहीं मिल रही है? सवारियां नहीं मिल रही सर, 2-3 सवारी मिल रही, 2-3 नीचे, तेल का भी नहीं निकल रहा है इस समय। तो कितने दिन से बंद था आपका ऑटो का संचालन? ये 1.5 महीना हो गया। हाँ, जब से बंद था। कल से खुला है। अब पब्लिक को पता चलेगा तब सवारी बाहर आएंगी। अभी तो तेल का भी नहीं निकल रहा है। अभी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो कई तरह की दिक्कतें अभी हो रही हैं जो विक्रम वाले हैं, खासकर क्योंकि इनके पास यही एक चारा होता है कि सवारियां मिलेंगी तो उनका रोजगार चलेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बाजार बंद है, कर्फ्यू को 22 जून तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए बाजारों के हिसाब से जब बाजार खुलेंगे तभी यात्री भी घरों से निकल कर बाहर आएंगे। फिलहाल आज मार्केट बंद है, इसलिए यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। आज से इन तमाम जो यहाँ का परिवहन है, छोटे लेवल का विक्रम हो, ई रिक्शा हो, 3 व्हीलर हो, उनको चलाने की परमिशन दी गई है और ये सड़कों पर आज दौड़ रहे हैं। लेकिन
सवारियां इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। देहरादून से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। यहां पर मेहतान नाम के मोहल्ले में मौजूद गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक ये गोदाम स्पेयर पार्ट्स का था। फिलहाल गोदाम में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप देखिए कितनी ये भयंकर आग है और आग लगने के बाद वहां पर भगदड़ के हालात मचे। लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया।